लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम कर रहे हैं बिट क्वेश्चन की बुकलेट जो कि आईसीएमएआई ने इंस्टीट्यूट ने इश्यू करी हुई है। कौन सी? कॉस्ट एंड एफएम के लिए। पेपर नंबर हमारा जो 10 है, सीएमए एंड एफएम, उसके लिए आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट इश्यू करी हुई है, दैट इज बिट क्वेश्चन बुकलेट। उसके अंदर क्या क्या है? एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। और उसके हमने लास्ट क्लास में 60 एमसीक्यू कर लिए थे। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 61 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से हम डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व। हम लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन। कौन सा इसमें से रीजन नहीं है लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट को यूज करने का। मतलब तीन तो इसमें यूज है कि लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट को हम क्यों यूज करते हैं। तीन तो रीजन इसमें सही है, एक गलत है। वो गलत हमें फाइंड आउट करना है। क्या हम इससे लेबर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं या इंप्रूव करना चाहते हैं? यस सर, लर्निंग कर्व का मतलब ही यह है कि वर्कर जैसे जैसे रिपीटेटिव टास्क करता है वैसे वैसे उसको उस काम में लर्निंग होती जाती है, अकॉर्डिंगली उसकी एफिशिएंसी वहां पे बढ़ती जाती है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, क्या हम लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज करते हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी यूज करें या ना करें? सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता वहां पे। तो आंसर तो आपका बी ही होगा। वैल्यू चेन पे इफेक्ट आता है लर्निंग कर्व की वजह से, और स्टैंडर्डाइजेशन भी होता है, स्पेशलाइजेशन भी होता है, मेथड इंप्रूवमेंट भी होता है। फाइनल आंसर जो है आपका बी होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी के लिए हम लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। लर्निंग कर्व थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। लर्निंग कर्व कहां पे अप्लाई नहीं होता? तो लर्निंग कर्व लेबर पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एक वर्कर रिपीटेटिव टास्क करता है उसको जो टाइम पहले लगता था, अकॉर्डिंगली धीरे धीरे जब वो काम सीख जाता है टाइम कम लगना शुरू हो जाता है, तो लेबर पे अप्लाई हो जाता है। मटेरियल पे भी अप्लाई हो जाता है, क्योंकि एक नया नया वर्कर जो आएगा वो स्क्रैप ज्यादा करेगा, स्पॉइलेज ज्यादा करेगा। जैसे जैसे वो काम सीखता जाएगा मटेरियल में स्क्रैप कम होंगे। स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क से तो रिलेटेड है ही, जैसे कि मैंने कहा भाई मटेरियल जैसे जैसे वो काम करेगा रिपीटेटिव, मटेरियल का स्पॉइलेज और डिफेक्टिव वर्क्स कम होता जाएगा। हाँ सर, ये ओवरहेड पे अप्लाई नहीं होता। तो डी विल बी योर फाइनल आंसर कि लर्निंग कर्व थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओवरहेड्स पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट 63। डिसीजन मेकिंग कंसर्न विद। देखो डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर ए है पास्ट, बी है फ्यूचर, सी है पास्ट एंड फ्यूचर बोथ, नन ऑफ द अबव। तो सर डिसीजन मेकिंग केवल फ्यूचर के लिए होती है, ना कि पास्ट के लिए। फाइनल आंसर बी, फाइनल आंसर बी। नेक्स्ट 64, क्वेश्चन नंबर 64। ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करता है? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहीं ना कहीं एक बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। सिंपल सी बात करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वो सेल होती है जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो टोटल सेल होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेक इवन, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल है जिससे हमें प्रॉफिट होते हैं। तो क्या ये ओवर कैपिटलाइजेशन को इंडिकेट करता है? आंसर इज नो। क्या ये बिजनेस की साउंडनेस को इंडिकेट करता है? सर यस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है इसका मतलब एक बिजनेस साउंड है। साउंड मतलब बिजनेस सर्वाइव इजीली कर पा रहा है। एक तो मैं कहूं 5 लाख का ब्रेक इवन है और मेरी एक्चुअल में सेल है टोटल 6 लाख, मतलब केवल 1 लाख की एक्स्ट्रा सेल है मेरी ब्रेक इवन से ऊपर। लेकिन यही मैं कहूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 5 लाख है, मेरी टोटल सेल 15 लाख है, मतलब 10 लाख रुपए मेरी एक्स्ट्रा सेल है ब्रेक इवन से। तो मेरे बिजनेस की साउंडनेस ज्यादा है, मतलब मेरा बिजनेस जो है वो ज्यादा बेटर है। सी ओवर प्रोडक्शन, डी नन ऑफ द अबव। फाइनल आंसर आपका बी होगा। लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट 65, रिवीजन ऑफ बजट्स। बजट का जो हम रिवीजन करते हैं क्या वो अननेसेसरी होता है? कैन नॉट डिटरमाइन, नेसेसरी या इनएडिक्वेट डेटा। तो देखो बजट को रिवाइज करना मैंडेटरी होता है,
अगर आप टाइम के अकॉर्डिंगली बजट को रिवाइज नहीं करोगे तो बजट आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा और उसके साथ आप कोई भी डेटा कंपेयर करोगे तो उस डेटा कंपैरिजन की कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी। फाइनल आंसर जो होगा वो होगा सी, रिवीजन ऑफ बजट्स इज नेसेसरी। बजट्स का रिवीजन करना नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग मेजर्स वुड ए मैनेजर वुड लाइक टू सी डिक्रीजिंग ओवर टाइम? अगर ओवर टाइम डिक्रीज हो रहा है तो हम कौन सा ऑपरेटिंग मैनेजर इसमें से देखना चाहेंगे? मतलब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ओवर टाइम हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इससे कौन सा ऑपरेटिंग मैनेजर एक मैनेजर चेक करना चाहेगा, देखना चाहेगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री टर्नओवर। सर इन्वेंट्री टर्नओवर से ओवर टाइम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। टोटल क्वालिटी कॉस्ट, सर यस, ओवर टाइम कम होगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है। कहीं ना कहीं फाइनल आंसर तो आपका बी होगा। सी है परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम डिलीवरी और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर। फाइनल आंसर होगा आपका बी। अगर ओवर टाइम डिक्रीज होगा तो एक मैनेजर ये देखेगा कि हमारी जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। दिस विल बी द ऑपरेटिंग मेजर, दिस विल बी द ऑपरेटिंग मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अनदर नेम फॉर लर्निंग कर्व इज, लर्निंग कर्व को एक्सपीरियंस कर्व भी बोला जाता है। लर्निंग कर्व का एक दूसरा नाम एक्सपीरियंस कर्व भी होता है। फाइनल आंसर आपका डी होगा, एक्सपीरियंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द वेल नोन बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है? सर मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ही हम क्या कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शन है। किस लिए किए जाते हैं ये सब? डिसीजन मेकिंग के लिए किए जाते हैं। फाइनल आंसर आपका सी होगा, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है? सेल्स में से अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट माइनस कर दूं तो सर बचेगा वेरिएबल कॉस्ट, गलत है। प्रॉफिट में अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, सर ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं पॉसिबल। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के फॉर्मूले देखते हैं तो हम उसमें एक फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट देखते हैं। अगर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है तो अगर लॉस होगा तो वो माइनस लॉस होगा। फाइनल आंसर आपका सी होगा, डी नन ऑफ द अबव की अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इन ए सिस्टम वेयर बाई ऑल एक्टिविटीज आर रिवैल्यूएटेड each time a budget is formulated and start with the assumption that requirement of fund does not exist is called zero based budgeting। ये सर जीरो बेस्ड बजटिंग की एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सारी की सारी एक्टिविटी रीवैल्यूएट की जाती है, हर टाइम जीरो से स्टार्टिंग की जाती है एक तरीके से। आंसर होगा आपका डी, जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, the management time is saved by reporting only the deviation from the predetermined standard। मैनेजमेंट का टाइम सेव होता है केवल और केवल रिपोर्टिंग करके। किस चीज की रिपोर्टिंग? द डेविएशन फ्रॉम द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल का एक तरीके से डिफरेंस शो किया जाता है मैनेजमेंट को, तो इससे मैनेजमेंट का टाइम सेव होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। D will be the correct answer. Next question number 72, marginal costing is also known as, sir marginal costing को variable costing भी बोला जाता है। ये marginal cost को variable cost भी बोलते हैं, तो marginal costing को variable costing भी बोल सकते हो। Next 73, another name for contribution is, contribution को आप और क्या बोल सकते हो? सर जब सेल में से variable cost माइनस होती है तो हमारे पास contribution आता है, तो ये जो इनकम है बची हुई इसको आप मार्जिनल इनकम भी बोल सकते। ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स माइनस सीओजीएस होता है। नेट इनकम में पहुंचते पहुंचते आपको बहुत सारे और खर्चे भी माइनस करने होते हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन को आप मार्जिनल इनकम बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्यूमुलेट्स, समराइजेज एंड एनालाइज द अवेलेबल डेटा। बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, समराइज करना।
इज प्राइमरली कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या देखता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखता है कि मैनेजमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो रेलिवेंट डेटा मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है। ठीक कहते हैं मेक्स कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी इफेक्टिव। जब हम रेलिवेंट डेटा, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब रेलिवेंट डेटा टू द टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बेसिस पे मैनेजमेंट जो डिसीजन लेते हैं वो इफेक्टिवली ले सकते हैं। फाइनल आंसर आपका डी होगा। सर ये तीनों ही पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड करेक्ट है, तीनों ही पॉइंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड सही है। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइक क्वेश्चन है। XYZ लिमिटेड मेक्स ए स्पेशल गैजेट फॉर द कार इट मैन्युफैक्चर। XYZ लिमिटेड कार तो बनाती है, उसके लिए एक स्पेशल गैजेट बनाती है। द मशीन फॉर द गैजेट वर्क्स टू फुल कैपेसिटी, और हमारे पास जो मशीन है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। एंड इनकर्स ₹15 लाख एंड ₹40 लाख रेस्पेक्टिवली एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। 15 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट और 40 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट। इफ ऑल द गैजेट्स वर परचेज्ड फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर, मेक और बाई का क्वेश्चन है ये। अगर हम ये आउटसाइड सप्लायर से बाई करें, द मशीन कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर आइटम। तो जिस मशीन पे मैं गैजेट बनाने वाला हूं उस मशीन को मैं किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज कर सकता हूं, विच वुड अर्न ए टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 25 लाख। और वो जो दूसरा पर्पज है उससे मैं 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा सकता हूं। मतलब ये है अगर मैं गैजेट नहीं बनाता हूं तो दूसरा कंपोनेंट बनाऊंगा और उससे 25 लाख कमा सकता हूं, लेकिन अगर गैजेट बनाऊंगा तो मुझे ये 25 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ये 25 लाख रुपए सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट XYZ लिमिटेड शुड बी विलिंग टू पे टू द आउटसाइड सप्लायर फॉर द गैजेट। तो आउटसाइड सप्लायर को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम गैजेट्स के लिए कितना पे कर सकते हैं? अज्यूम करो देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये कांस्टेंट है, मतलब ये है कि इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। भले ही मैं गैजेट बनाऊं भले ही ना बनाऊं, फिक्स्ड कॉस्ट 40 लाख रुपए इन एनी केस लगनी है। तो सर इसका मतलब ये है कि इस 40 लाख की तो कोई रेलेवेंसी नहीं है डिसीजन मेकिंग में। अगर इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आना ही नहीं है, मतलब मैं गैजेट बनाऊं या ना बनाऊं ये 40 लाख तो आएंगे ही आएंगे, तो डिसीजन लेने के लिए इसकी तो कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई। हाँ, अगर मैं गैजेट बनाता हूं 15 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आएगी और 25 लाख रुपए मुझे ये सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो सर 15 + 25 40 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट है। 15 लाख रुपए तो सीधी सीधी मेरी कॉस्ट आएगी और 25 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 40 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट है। अगर मैं गैजेट बनाता हूं तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटसाइड सप्लायर को 40 लाख रुपए दे सकता हूं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 लाख रुपए जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रैक्टिकल है बट एक तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ लिया गया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड कॉस्ट में जब कोई चेंज ही नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज नहीं होगी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हम डिसीजन मेकिंग के लिए कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। व्हेन ए मैनेजर इज कंसर्न्ड विद मॉनिटरिंग, एक मैनेजर क्या देखना चाह रहा है, एक मैनेजर क्या मॉनिटर करना चाह रहा है? टोटल कॉस्ट जानना चाहता हूं, टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, कंडीशनड अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक मैनेजर प्रोडक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट ये सब जानना चाह रहे हैं। तो एन अकाउंटेंट शुड नॉर्मली रिकमेंड, क्या उसको फ्लेक्सिबल बजटिंग रिकमेंड करनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिकमेंड करनी चाहिए, दोनों करनी चाहिए या दोनों ही नहीं करनी चाहिए? पहला पॉइंट ए जो है वो तो कहता है दोनों करनी चाहिए। बी कहते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग करनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है। सी कहते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग की कोई रिलेवेंसी नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना चाहिए। डी कहता है दोनों की कोई रिलेवेंसी नहीं है। सिंपल सी मैं बात करूं तो आंसर ए होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट
प्रोडक्टिविटी लेवल अलग अलग, दोनों में आप देखते हो। फ्लेक्सिबल बजट में तो आप टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट ही करते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी तो हम स्टैंडर्ड बनाकर ये एनालाइज करते हैं कि एक्चुअल हमारी कॉस्ट का क्या सीन है, ज्यादा आ गई, कम आ गई। तो एनालिसिस तो वहां पे भी इन सब चीजों का है, कॉस्ट का भी है, सेल का भी है, प्रॉफिट का भी है। तो सर इस सिचुएशन में मैनेजर दोनों चीजों को कंसीडर करेगा, फ्लेक्सिबल बजट भी और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी। फाइनल आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है 77। द डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड इज नोन एज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक में हम पढ़ते हैं आवर्स पेड और आवर्स वर्कड के बीच में आइडल टाइम होता है, और उसके लिए आइडल टाइम वेरिएंस हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। सी विल बी योर फाइनल आंसर, आइडल टाइम वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। सिंपल है ये भी। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम टू ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर मैं दो लेवल पे टोटल कॉस्ट का डिफरेंस देखता हूं तो उस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल कॉस्ट। सी विल बी योर फाइनल आंसर, सी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ए बजट दैट गिव्स ए समरी ऑफ ऑल द फंक्शनल बजट, सर मास्टर बजट बोलते हैं, और उसमें हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी बनती है। सर मास्टर बजट विल बी योर फाइनल आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। व्हेन देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो फिर प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो सिंपल सी बात है, मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट दोनों अलग अलग केवल एक ही कारण से होते हैं। सर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट पे होता है, जबकि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये वेरिएबल प्लस फिक्स मतलब टोटल कॉस्ट पे होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, तो आपको दोनों का प्रॉफिट इक्वल देखने को मिलेगा। तो आंसर होगा इक्वल टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सर मार्जिनल कॉस्टिंग का और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट इक्वल होगा कब, अगर वहां पे कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। ब्रेक इवन पॉइंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इंपैक्टेड होता है ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है उसमें सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट आती है। अगर मैं पहला पॉइंट कहता है अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ा दूं, अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट बढ़ाओगे तो आपका डिनोमिनेटर जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो बढ़ जाएगा, और जब आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ जाएगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। ये तो करेक्ट आंसर है बी, रिड्यूसिंग द वेरिएबल कॉस्ट, ये भी ठीक है। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो भी आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। और सी कहता है फिक्स्ड कॉस्ट कम होना, मतलब अगर आपका न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट कम निकल के आएगा। इसका मतलब आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेक इवन पॉइंट आप रिड्यूस कर सकते हो तीनों में से किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो हमें बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में क्या नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पॉलिसीज बनाना तो कवर्ड है। क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, सर क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नहीं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। वैसे तो बी आंसर होगा। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, सर दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग तो इसका मेन फंक्शन होता ही है, तो फाइनल आंसर होगा आपका बी। सर क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, ना कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लास्ट जो एमसीक्यू है दैट इज 83 नंबर। ए बी कंपनी बजट्स फॉर फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 24,000 एंड प्रोडक्शन ऑफ 4,800 यूनिट। अगर आपने बजट बनाया है सर फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा होगा 24,000 और प्रोडक्शन करेंगे 4,800 यूनिट्स, तो इसका मतलब आप यहां पे रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लोगे। का फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड 24,000 डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट 4,800। सर यहां से आपको
सबसे पहले रिकवरी रेट मिल जाएगा 5 रुपए पर यूनिट का। एक्चुअल प्रोडक्शन है 4200 यूनिट्स, तो इसके बेसिस पे आप जब रिकवर्ड ओवरहेड निकालेंगे, का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रोडक्शन 4200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट सर 21,000 रुपए। इफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इंक्रीज्ड इज रुपी 22,000, फिक्स्ड ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई 22,000 से, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 24 प्लस 22 46,000 आई होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। रिकवर्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड आपका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। रिकवर्ड ओवरहेड मैंने निकाल दिए 21,000, बजटेड ओवरहेड थे आपके 24,000, सर 3,000 रुपए यहां पे माइनस में आ रहा है, माइनस मतलब एडवर्स। 3,000 एडवर्स विल बी योर फाइनल आंसर, तो योर फाइनल आंसर विल बी सी 3,000 एडवर्स, 3,000 एडवर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिए थे कि मेरा टारगेट यही था कि भाई 1 घंटे की क्लास सफिशिएंट है इन चीजों को बताने के लिए, और वैसे भी मेरा यही मानना है ज्यादा लेंथी क्लासेस नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी क्लासेस हो तो उनको कंप्लीट करना इजी रहता है। अगर मैं 4 घंटे की एक ही क्लास आपको दे दूंगा, नो डाउट मेरी भी एक आध क्लास आपको 4 घंटे की मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि मैंने 4 घंटे की क्लास आपको एक भी नहीं दी, बट मोस्ट ऑफ द मेरी जो क्लासेस है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है। अगर मैं आपको सारी 4-4 घंटे की क्लासेस दे दूं तो आपको उस क्लास को कवर करने के लिए ये सोचकर बैठना पड़ेगा सर मेरे पास 4 घंटे है भी कि नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको 1-1 1.5 घंटे की क्लासेस दी है तो आपके पास अगर 2 घंटे हैं तो आप इजीली 1.5 घंटा उस क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हो। आधा घंटा मैं ये मान के चलता हूं कि आपको चीजों को समझने में, कॉपी करने में, उन चीजों में लग जाता है। तो 2 घंटे में आप 1.5 घंटे की क्लास को आराम से कवर कर सकते हो और चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। ये अगर आपके पास 4 घंटे की एक क्लास होगी एक साथ तो आपको उसको कवर करने में 5 से 6 घंटे लगेंगे। सर कॉपी भी तो करना है, कोई वीडियो तो देखनी की नहीं है, कोई मूवी तो देखनी नहीं है मुझे कि मैं बस क्लास देख ली ओ समझ में आ गया, नहीं। ऑफ कोर्स आपको वीडियो क्लासेस भी फेस टू फेस की तरह ही करनी चाहिए। देखो टाइम बदल चुका है, कुछ लोगों का कहना है कि फेस टू फेस को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट कहीं ना कहीं टाइम चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, एज ए स्टूडेंट भी इतना टाइम नहीं होता कि हम 1 घंटा 1.5 घंटे की ट्रेवलिंग करके कहीं क्लास लेने के लिए जाएं, 4 घंटे की क्लास लेने के लिए जाएं, फिर 1-1.5 घंटा हम वापस ट्रेवलिंग में बिताएं। मतलब 7 घंटे मैं देता हूं 4 घंटे की क्लास के लिए, मतलब जितने टाइम की क्लास है उतना ही टाइम मैं ट्रेवलिंग में भी वेस्ट करूं। कहीं ना कहीं वो चीज बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। इवन अगर मैं जॉब सेक्टर में हूं तो भी मैं इजीली क्लासेस कर सकता हूं इन क्लासेस को। तो अगर मेरे पास नाइट में टाइम है मैं उसके अकॉर्डिंगली कर सकता हूं, मॉर्निंग में टाइम है उसके अकॉर्डिंगली कर सकता हूं। कहीं ना कहीं टाइम तो नो डाउट ऑनलाइन लाइव क्लासेस वीडियो क्लासेस का ही है, और कहीं ना कहीं देखो आप चाहे फेस टू फेस क्लास में जाओ या फिर वीडियो क्लास लो, फाइनली तो एफर्ट तो आपको ही डालना पड़ता है। अगर आप देखते हो कि भाई फेस टू फेस में जाऊंगा तो टीचर मेरे माइंड में सब कुछ डाल के भेज देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप घर पे आके रिवीजन उसका नहीं करते हो, क्लास में जाने का किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं रह जाता। ये कुछ क्वेश्चंस थे 23 क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में स्किप कर दिए थे, आज हमने इसको कंप्लीट किया। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। आगे कंटिन्यू करूंगा, मैं आगे मूव ऑन करूंगा, दैट इज ऑन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप मैच द फॉलोइंग पे जाने से पहले 5 मिनट अगर जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं उनको देखना चाहो, रिवाइज करना चाहो तो कर लीजिए। देन वी विल मूव टू मैच द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। क्या क्वेश्चंस?
क्या आप रीड करके देख लेना, आपके पास बुकलेट तो है ही? नहीं है, आपको बुकलेट मुझसे चाहिए, आप मुझसे डिमांड कर सकते हो। वैसे ICMAI की इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये बुकलेट है, आप सबके पास आई थिंक होगी। नहीं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। अगर हमसे चाहिए तो आप हमसे भी डिमांड कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे PDF। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। देखो, मैच द फॉलोइंग जो है वो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग की तरह आ सकता है, लेकिन अगर आप कहो कि सर आजकल मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं आते, तो उस सिचुएशन में यही क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू की फॉर्मेट में, वन वर्ड की फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप ये बिल्कुल मत मान के चलो कि ये हमारे लिए स्क्रैप हो गए, नहीं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, सिमिलरली कॉलम 2 में भी 4 पॉइंट है, हमें इनको मैच करना है। लर्निंग कर्व, सर लर्निंग कर्व में क्या कोई नेगोशिएटेड प्राइसिंग कॉन्सेप्ट होता है? आंसर इज नो। नेगोशिएटेड प्राइसिंग एक मेथड होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो आप 3 जो है ट्रांसफर प्राइस, उसके साथ नेगोशिएटेड प्राइसिंग को मैच कर सकते। 3 का आंसर होगा ए। 3 का आंसर होगा ए। इसके बाद ह्यूमन फिनोमिना, सर लर्निंग कर्व जो है वो एक ह्यूमन फिनोमिना है। कैसे? लर्निंग कर्व अप्लाई होता है ह्यूमन पे कि जब वो बार बार किसी काम को रिपीटेटिवली करता है तो उस काम को सीखता जाता है। तो लर्निंग कर्व विल बी अटैच्ड विद। नेक्स्ट कॉलम 1 में है जीरो बेस्ड बजटिंग। सर जीरो बेस्ड बजटिंग ये एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है, आप इनकर करना चाहो कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जीरो बेस्ड बजटिंग को, नहीं करना चाहो कोई मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है। तो लर्निंग कर्व, ह्यूमन फिनोमिना, जीरो बेस्ड बजटिंग इज ए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग का एक मेथड है नेगोशिएटेड प्राइसिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड मैच द फॉलोइंग है, कॉलम 1 में लिखा हुआ है इंटर फर्म कंपैरिजन। सर इंटर फर्म कंपैरिजन डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, या टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। सर आप कंपैरिजन कर रहे हो, इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों करते हो? परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। तो इंटर फर्म कंपैरिजन विल बी अटैच्ड विद डी के साथ मैच होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, सर सी। वेरिएंस एनालिसिस होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, इट विल बी बी। और डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज ए मेथड, इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इट विल बी ए। तो इंटर फर्म कंपैरिजन टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, वेरिएंस एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग टेक्निक। नेक्स्ट थर्ड सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में लिखा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिविजनल प्रॉफिट, एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ए मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक। सर ट्रांसफर प्राइसिंग में हम डिवीजन वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल बी अटैच्ड विद, इट विल बी मैच्ड विद बी, डिविजनल प्रॉफिट। बजटरी कंट्रोल जो है वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है, पहले बजट बनाए जाते हैं देन उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो बजटरी कंट्रोल मैच हो जाएगा सी, एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन के साथ। लर्निंग कर्व एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, ये हो जाएगा डी। और रेलिवेंट कॉस्ट जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट, ए। ट्रांसफर प्राइसिंग डिविजनल प्रॉफिट्स, बजटरी कंट्रोल एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लर्निंग कर्व ए मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक, रेलिवेंट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फोर्थ सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में लिखा हुआ है द मेथड विच इज फॉलोड फॉर इवेल्युएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग। जब प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं तो एवरेज कॉस्ट मेथड यूज किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, a standard yield for actual mix minus actual yield into standard yield price, average price method. C will be your correct answer. C है fixed variable and semi variable cost per bed.
सेकंड पॉइंट है इन हॉस्पिटल द कॉस्ट यूनिट इज, हॉस्पिटल में जो कॉस्ट यूनिट होती है दैट इज पर बेड। तो 1 हो जाएगा आपका सी के साथ, 2 हो जाएगा ई। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ए में फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वैसे तो देखो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, बट ठीक है स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस लिखा हुआ है, तो बी के साथ हम इसको अटैच करेंगे। बस दिक्कत कहां पे आती है बता देता हूं मैं, जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो मतलब स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, तो इसमें माइनस का मतलब होता है फेवरेबल और प्लस का मतलब होता है एडवर्स। अगर माइनस आंसर आएगा तो फेवरेबल इंडिकेशन होता है, प्लस का मतलब एडवर्स। जबकि जनरली हम कहते हैं कि सर पॉजिटिव इंडिकेट फेवरेबल और नेगेटिव इंडिकेट एडवर्स। तो इस फॉर्मूले को मैं तो नॉर्मली उल्टा करवा देता हूं, एक्चुअल यील्ड पहले माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस। इससे क्या होता है हमारा जो फेवरेबल और एडवर्स का कॉन्सेप्ट है वो सेम चलता है। If flexible budget takes into account, जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो हम वहां पे फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करते हैं, तो सर ये मैच हो जाएगा आपका डी के साथ। तो द मेथड which is followed for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating is average price method. In hospital the cost unit is per bed. ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला एज पर गिवन हियर, अ स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस। ए फ्लेक्सिबल बजट टेक्स इनटू अकाउंट फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग, फिफ्थ सेट। कॉलम 1 है पीवी रेशियो, तो डिसीजन पैकेज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। सी डी में लिखा हुआ है वर्क सर्टिफाइड, ई में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सर ई, अ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है। जीरो बेस्ड बस्टिंग एक डिसीजन पैकेज होता है, इट विल बी अटैच्ड विद ए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वहां पे वर्क सर्टिफाइड का कॉन्सेप्ट चलता है, तो डी। और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो बी। पीवी रेशियो टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल सेल्स वैल्यू इनटू 100। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। जीरो बेस्ड बस्टिंग एक डिसीजन पैकेज है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो कॉस्ट यूनिट होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क सर्टिफाइड का कॉन्सेप्ट चलता है, और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग का सेट नंबर 6। कॉलम 1 में लिखा हुआ है ट्रांसफर प्राइस, और इधर लिखा हुआ है गोल कॉन्ग्रुएंस, गोल अचीव करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉशनल प्रॉफिट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। तो ट्रांसफर प्राइसिंग जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर प्राइसिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है गोल कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग को हम अटैच कर देंगे ए के साथ। जीरो बेस्ड बस्टिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नॉशनल प्रॉफिट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। तो बाकी जो बजटिंग होती है, बजट्स होते हैं, वो ट्रेंड के बेसिस पे चलते हैं, लेकिन जीरो बेस्ड बस्टिंग जो है वो ट्रेंड पे नहीं चलते। उसमें हम हर बारी रिवैल्यूएशन जो करते हैं वो जीरो से करते हैं। ई से मैच हो जाएगा ये, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। परफॉर्मेंस बजटिंग में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग देखते हैं, हर एक पर्सन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है, इट विल बी अटैच्ड विद बी। ट्रू पुट अकाउंटिंग में परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है, सी। और प्रॉफिट अर्नड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहलाता है नॉशनल प्रॉफिट, दैट विल बी डी, दैट विल बी डी। हालांकि इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट तो केवल थ्योरेटिकली ही आपको देखने को मिलते हैं, और प्रैक्टिकली आपको इसका एप्लीकेशन मेनली फाइनल में देखने को मिलेगा, लाइक थ्रू पुट अकाउंटिंग वगैरह फाइनल में देखने को मिलेंगे।
ट्रांसफर प्राइसिंग, गोल कॉन्ग्रुएंस, जीरो बेस्ड बजटिंग नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड, परफॉर्मेंस बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड प्रॉफिट अर्न्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, नॉशनल प्रॉफिट. नेक्स्ट सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग नंबर 7. कॉलम 1 में लिखा हुआ है सर वर्क सर्टिफाइड, और कॉलम 2 में प्रोसेस कॉस्टिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बजटरी कंट्रोल से इसका कोई रिलेशन नहीं है. हमें पता है कि वर्क सर्टिफाइड का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अप्लाई होता है, तो ये मैच हो जाएगा आपका सी के साथ. इसके बाद डी में सीवीपी एनालिसिस लिखा और ई में लेबर कॉस्ट वेरिएंस. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द पार्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस, सर आंसर होगा डी. एफिशिएंसी वेरिएंस, सर एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर वेरिएंसेस का पार्ट होता है. ई. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट हम प्रोसेस कॉस्टिंग में देखते हैं, ए. और जीरो बेस्ड बजटिंग बजटरी कंट्रोल का पार्ट है, पी. तो वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का पार्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सीवीपी एनालिसिस का पार्ट है, एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पार्ट है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है, जीरो बेस्ड बजटिंग बजटरी कंट्रोल का पार्ट है. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग सेट नंबर 8. कॉलम 1 में लिखा हुआ है कॉस्ट ड्राइवर. देखो कॉस्ट ड्राइवर होता है रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हालांकि हमारे सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है नहीं, बट फिर भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि सर कॉस्ट ड्राइवर जो है वो एबीसी कॉस्टिंग का पार्ट है. तो ये ई हो जाएगा. सारे पढ़ लेता हूं एक बार कॉलम 2 में, क्योंकि जब सारे हम पढ़ लेते हैं कॉलम 2 के पॉइंट्स, तो एक फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना इजी हो जाता है. कॉलम 2 में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस है, थ्रूपुट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और एबीसी कॉस्टिंग है. एबीसी का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो कॉस्ट ड्राइवर का कॉन्सेप्ट यूज होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में. सर बॉटल नेक आवर, बॉटल नेक आवर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है थ्रूपुट अकाउंटिंग में, ये होगा इसका. बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल एक कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक होती है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से आप इसको मैच कर सकते हो, डी. रिटेंशन मनी का कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस को इंडिकेट करता है. तो इसमें काफी सारी चीजें तो ऐसी है जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जैसे बॉटल नेक आवर का कॉन्सेप्ट है, सर ये फाइनल में है, फाइनल में है. कॉस्ट ड्राइवर का पूरा चैप्टर एबीसी कॉस्टिंग फाइनल में है. कहीं ना कहीं ये जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है इसमें एक कमी है. वो कमी क्या है? इन्होंने इस बुकलेट को बनाते वक्त केवल और केवल ये ध्यान में नहीं रखा कि हमारा जो सेकंड ग्रुप है उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसमें काफी सारी चीजें जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको बता रहा हूं, ये सेकंड ग्रुप का तो पार्ट ही नहीं है, ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, ये फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है. कुछ पॉइंट इसमें ऐसे भी हैं जो फाइनल के हैं, जो इंटर में है ही नहीं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मुझे क्वेश्चन ही दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे. कहीं ना कहीं ये जो बुकलेट है कॉस्ट एफएम की इश्यू तो कर दी, बट इसके अंदर एफएम मुझे दिखाई नहीं दे रहा. कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट ग्रुप के कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू जो आपके फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है. मैं लेकिन करवा रहा हूं सारे, बाई चांस एग्जामिनर अगर एज इट इज किसी सेट को उठा के कॉपी कर दे तो अपना पढ़ा हुआ होगा तो हम उस क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो कॉस्ट ड्राइवर इज रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बोटलनेक आवर्स इज रिलेटेड टू थ्रूपुट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट सेट नंबर 9 ऑफ मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले कॉलम 1 में लिखा हुआ है रेलिवेंट कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन टेकिंग, फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन टेकन, प्रॉफिटेबिलिटी रेट और बजटरी कंट्रोल. तो रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो फ्यूचर कॉस्ट होती है दैट इज अफेक्टेड बाय डिसीजन टेकन. आप क्या डिसीजन लेते हो उसके अकॉर्डिंगली वो कॉस्ट इनकर होती है. तो आंसर होगा आपका सी. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो एक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट कंट्रोल की एक टेक्निक है, तो इट विल बी ए. फ्लेक्सिबल बजट कवर होता है बजटरी कंट्रोल में, ई हो जाएगा. डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ई हो जाएगा.
और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मार्जिनल कॉस्टिंग सीवीपी एनालिसिस में होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम डायग्राम बनाते हो तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेट को इंडिकेट करता है। डी, तो रेलिवेंट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट अफेक्टेड बाय डिसीजन टेकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a technique of cost control, flexible budget is a part of budgetary control, differential cost analysis is used for decision making, and angle of incidence indicates profitability rate. अब इन क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दे ऊपर, नीचे 4 ऑप्शन दे दे ABCD, तो अपने को पता होना चाहिए वो किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 10 ऑफ मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डिविजनल परफॉर्मेंस सर मेजर नहीं करता यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स जो होती है वो होती है। टेक्निक टू असिस्ट इंटरफर्म कंपेरिजन, सर इंटरफर्म कंपेरिजन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में होता है, तो ये मैच हो जाएगा आपका ई से। वैल्यू इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए यूज करने का एक टेक्निक है, बट अगेन मैं कहूंगा इंटर में तो नहीं देखा गया, फाइनल में है ये एससीएम में। ए, वेरिएंस एनालिसिस जो है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, क्योंकि वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है। डी, एस्केलेशन क्लोज आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कवर करते हो, लेकिन सेकंड ग्रुप का पार्ट नहीं है सर, फर्स्ट ग्रुप में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो रेजिडुअल इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है, मेजर डिविजनल परफॉर्मेंस। तो अब इसमें मैं बात करूं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है हमारे सिलेबस में सेकंड ग्रुप में, वेरिएंस एनालिसिस भी आप कवर कर लोगे, रेजिडुअल भी कर लोगे। 5 में से 3 तो है, करना तो पड़ेगा अपने को, कवरेज तो करनी पड़ेगी। अब एग्जामिनर को अगर एग्जाम में बिल्कुल सही क्वेश्चन देना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो वो 3 ये दे देगा, 2 और कुछ उठा के दे देगा। लेकिन अगर 500 भी बाई चांस कॉपी पेस्ट कर दे, अपने को आने चाहिए। तो सर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, टेक्निक टू असिस्ट इंटरफर्म कंपेरिजन, वैल्यू इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएंस एनालिसिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, एस्केलेशन क्लोज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रेजिडुअल इनकम मेजर्स डिविजनल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेट जो है सेट नंबर 11, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है आई थिंक। इसके अंदर 10 पॉइंट कवर किए गए। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और कॉलम 2 में देखूं तो CS2, सर CS2 तो कैपेसिटी डिटरमिनेशन का होता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेलिंग एक्सपेंस में भी नहीं लिखा जाता। कॉस्टिंग PL में भेज दें हम, नहीं ऐसा तो नहीं है। किलोवाट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ सर, CS18 जो है उसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसके फर्स्ट जो है वो ई के साथ अटैच हो जाएगा। बाकी मैं एक बार पढ़ लेता हूं ताकि बाकियों का आंसर देना इजी रहे। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस पर कॉन्ट्रैक्ट, not shown in the cost sheet but debited to profit and loss, not shown in the cost sheet but credited to profit and loss account, और मास्टर बजट, ये सब है। सेकंड है डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस। अगर आपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेज किया है और उस पर डेप्रीशिएशन का खर्चा है, तो सर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, एफ के साथ अटैच हो जाएगा। फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, एफ। अब नॉर्मल लॉस हमें पता है पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग PL में, सी के साथ ये अटैच हो जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज कॉस्ट यूनिट क्या है सर, किलोवाट ही होती है, डी। द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इज, सर मास्टर बजट होता है, जे के साथ अटैच हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री सैंपल क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है, माल को ज्यादा बेचने के लिए, सर ये सेलिंग एक्सपेंस से रिलेट करता है, ये हो जाएगा आपका बी से रिलेट हो जाएगा, फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉस्ट यूनिट इज पर कॉन्ट्रैक्ट, सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे चलता है। कैपेसिटी डिटरमिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, जो कि ए के सामने लिखा हुआ है, ए के सामने लिखा हुआ है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ अब नॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश्ड आउटपुट, जो स्क्रैप वैल्यू होती है अब नॉर्मल लॉस की, वो हम कॉस्ट शीट में नहीं दिखाते बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, तो एच। कैश डिस्काउंट अलाउड जो है, कैश डिस्काउंट कॉस्ट शीट में नहीं आता पर क्रेडिट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सर आई।
तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है। डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर परचेज्ड फॉर ऑफिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज द कॉस्ट यूनिट इज किलोवाट। द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स मास्टर बजट। Cost of free sample of product distributed, part of selling expenses. In contract costing, cost unit is per contract. Capacity determination CS2 है. Scrap value of abnormal loss of finished output not shown in the cost sheet but debit किया जाता है profit and loss account में. Similarly, cash discount allowed जो है cost sheet में तो नहीं लिखते but credit हो जाता है profit and loss account में. Next set of match the following, set number 12. सेट नंबर 12 कॉलम 1 में लिखा है मार्केट बेस्ड प्राइस, कॉलम 2 में है ब्रेक इवन एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग। सर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग का एक मेथड होता है। और डी में लिखा हुआ है जीरो बेस्ड बस्टिंग, डिसीजन यूनिट। सर जीरो बेस्ड बस्टिंग जो है वो एक डिसीजन यूनिट है, डिसीजन पैकेज है डी के साथ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द पार्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस ए, और डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। तो मार्केट बेस्ड प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेट करता है, डिसीजन यूनिट है जीरो बेस्ड बस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिलेट करता है ब्रेक इवन एनालिसिस से, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव इज नॉन एज डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट 13 नंबर सेट मैच द फॉलोइंग का, कॉलम 1 में लिखा हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, या सूटेबल इंफॉर्मेशन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, या फिर सूटेबल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स, या सूटेबल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है सूटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना केवल और केवल इंटरनल यूजर जो कि मैनेजमेंट होते हैं, तो सी के साथ अटैच हो जाएगा। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग, ऐसी कोई अकाउंटिंग कहीं मैंने देखी नहीं है, एक बार स्किप करता हूं, हालांकि आंसर इसका पता है बट फिर भी एक बार स्किप करता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सूटेबल होती है इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए, तो इसके साथ ए आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, सूटेबल इंफॉर्मेशन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, सर बी। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग जो है वो थर्ड पार्टी को इंडिकेशन देता है, इसकी वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा। सिलेबस में ऐसे कहीं कोई पार्ट नहीं है, मेरा तो ये मानना एग्जामिनर को नहीं पूछनी चाहिए ऐसी चीज, बट पूछ लेते हैं तो आप लिख सकते हो फिड्यूशियरी अकाउंटिंग जो होती है दैट इज सूटेबल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन देती है, थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन देती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स प्रोवाइड करवाते हैं, फिड्यूशियरी अकाउंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं थर्ड पार्टीज को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं इंटरनल वालों को भी और एक्सटर्नल वालों को भी, और कॉस्ट अकाउंटिंग सूटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, इनको। नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 14, कॉलम 1 में लिखा हुआ सर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कंट्रीब्यूशन, रेलिवेंट कॉस्ट, एक्सेस ओवर ब्रेक इवन सेल, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं लाइक जनरल मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ये क्या है? अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, डी से रिलेट हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन, ए। मेक और बाई डिसीजन पर रेलेवेंट कॉस्ट का पार्ट होता है बी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन ही एक्सेस ओवर ब्रेक इवन से। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो मेक और बाई डिसीजन जो है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दिस इज कवर्ड इन फाइनल लेवल। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन, मेक और बाई डिसीजन, रेलिवेंट कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्सेस ओवर ब्रेक इवन। नेक्स्ट सेट नंबर 15, सेट नंबर 15, कॉलम 1 में लिखा हुआ प्रिंसिपल बजट फैक्टर, कॉलम 2 में रैशनलाइजेशन, समरी बजट, सेल्स डिमांड, एनकरेजेस स्लैक। तो सर प्रिंसिपल बजट फैक्टर जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है सेल्स डिमांड।
क्योंकि सबसे पहले सेल्स बजट बनता है, उसके बाद ही बाकी सारे बजट बनते हैं। इंक्रीमेंटल बजटिंग जो है वो एनकरेजेस स्लैक, हालांकि सिलेबस का कहीं पार्ट नहीं है। ZBB जीरो बेस्ड बजटिंग। सर जीरो बेस्ड बजटिंग में हम रैशनलाइजेशन वर्क करते हैं। रैशनलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग से रिवैल्यूएशन होता है सारा का सारा, और रैशनलाइजेशन के बेसिस पे वर्किंग होती है। और मास्टर बजट तो हमें पता है समरी बजट को इंडिकेट करता है। तो इसमें भी मैं बात करूं तो इंक्रीमेंटल बजटिंग एक न्यू बजटिंग दिखाई देती है। प्रिंसिपल बजट फैक्टर है सेल्स डिमांड, इंक्रीमेंटल बजटिंग एनकरेजेस स्लैक, जीरो बेस्ड बजटिंग रैशनलाइजेशन, मास्टर बजट समरी बजट। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 16। कॉलम 1 में लिखा हुआ है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लर्निंग कर्व। इनमें से लर्निंग कर्व का क्या फीचर है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, सर आंसर इज नो। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन नॉर्मली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल ये वर्क करते हैं। इज डिजाइन टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एग्जीक्यूटिव थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ बजट। सर ये तो बजटरी कंट्रोल की डेफिनेशन। इज दैट नॉशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिवीजन इन ए डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में माल भेजना। पर्सन एंगेज्ड इन रेपिटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। सर लर्निंग कर्व में यही होता है, जब एक पर्सन बार बार एक ही तरीके का काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, डी से मैच हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन ए। बजटरी कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एग्जीक्यूटिव। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की जाती है बजट के थ्रू, इसके थ्रू बजट्स के थ्रू बी। और ट्रांसफर प्राइस इज दैट नॉशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में। तो डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लर्निंग कर्व, पर्सन एंगेज्ड इन रेपिटेटिव टास्क विल इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। Budgetary control system is designed to fix responsibilities on executives through the preparation of budget. And transfer price is that notional value at which goods and services are transferred between divisions in a decentralized organization. Next is set number 17 of match the following. Column 1 में लिखा हुआ है लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व थियोडरी पी राइट हो सकता है कि लर्निंग कर्व इज ऑल्सो नोन एज एक्सपीरियंस कर्व। और ये जो कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का, एक्सपीरियंस कर्व का, ये थियोडरी पी राइट ने बोला था, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो कारण बताऊंगा मैं। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, सर यस लर्निंग कर्व में हम क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम कंसीडर करते हैं, ये होगा इसका आंसर। एक्चुअल में लर्निंग कर्व का जो नाम था दूसरा एक्सपीरियंस कर्व, वो थियोडरी पी राइट ने रखा था। तो लर्निंग कर्व को थियोडरी पी राइट से मैच नहीं करना चाहिए, एक्सपीरियंस को करना चाहिए। ट्रांसफर प्राइस एक नॉशनल वैल्यू है, अभी हम पढ़ के आए हैं, सी से रिलेट हो जाएगा। एक्सपीरियंस का नाम दिया था थियोडरी पी राइट ने, तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस, नहीं एक सेकेंड, एक्सपीरियंस का नाम दिया था बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, डी होगा इसका। कि थियोडरी पी राइट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एयरलाइन का कॉन्सेप्ट दिया। तो लर्निंग कर्व क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम, ट्रांसफर प्राइस नॉशनल वैल्यू है। एक्सपीरियंस कर्व का कॉन्सेप्ट आया था बीसीजी से, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ एयरलाइन का कॉन्सेप्ट दिया था थियोडरी पी राइट ने। वो मिस्टेक हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेट ऑफ मैच द फॉलोइंग नंबर 18। बजटरी कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है, आर यूजफुल फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड एनालिसिस, एम्स एट अडेरेंस टू प्लानिंग कॉस्ट। सर कॉस्ट कंट्रोल की डेफिनेशन है सी में। द इंट्रोडक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम में भी एक्सपेंसिव। सर बजटरी कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव हो सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है आर यूजफुल फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्चुअल को इवेल्युएट करना। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड एनालिसिस, और कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट एडहेरेंस टू प्लानिंग कॉस्ट। बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, द इंट्रोडक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम में भी एक्सपेंसिव। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजफुल फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड एनालिसिस, एंड कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट एडहेरेंस टू प्लानिंग कॉस्ट। और लास्ट जो मैच द फॉलोइंग का सेट है,
दैट इज सेट नंबर 19। कॉलम 1 में लिखा हुआ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉलम 2 में लिखा हुआ इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, वो लेवल जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है, दैट इज नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कंजक्शन विद एस्टैब्लिशिंग द बिड प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। सर लर्निंग कब यूज होता है? बिड प्राइसिंग के लिए। बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों होती है जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है ए में, ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है बी में, और लर्निंग कब अटैच हो जाएगा? सी के साथ। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, और लर्निंग कर्व is frequently used in conjunction with establishing bid price of contract. So these are the 19 sets given in the booklet of match the following. कुछ irrelevant है, मैं कह सकता हूं ग्रुप 1 से रिलेटेड या फिर ग्रुप 3 से रिलेटेड, बट काफी सारे हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड है। तो बेटर ये है कि हम सारे कर लें। अगर आपको वो पॉइंट नहीं करने तो ग्रुप 1 या ग्रुप 3 के हैं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर इंस्टीट्यूट ने अपनी इस एमसीक्यू बुकलेट के अंदर बिट क्वेश्चन में दे दिया तो वो पूछ भी लेते हैं। तो बेटर मेरे हिसाब से ये है कि जो गिवन है यहां पे अपने को देख लेना चाहिए। हाँ, अगर पीछे कहीं कॉन्सेप्ट नहीं आया, यहां पे मैच द फॉलोइंग है उसका, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको याद कर लें। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। तो हमने अभी तक 2 चीजें कवर कर ली है, एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग। बचा हुआ क्या है? द ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स। और नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है वो कौन सा है इस बुकलेट में? सर वो है ट्रू फॉल्स का। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये ट्रू फॉल्स स्टार्ट करेंगे और 65 ट्रू फॉल्स है, कोशिश करेंगे इनको एक क्लास में कंप्लीट करने की, जो कि इजीली हम कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अलग से गिवन है इसके अंदर। गुड, मैंने आगे बुकलेट देखी नहीं थी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है और एफएम अलग गिवन है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैच द फॉलोइंग भी अलग है। मुझे ये लगा कि इन्होंने केवल कॉस्टिंग के देके छोड़ दिए, एफएम के नहीं दिए, बट इन्होंने तो और भी अच्छा काम किया है। कॉस्टिंग का पोर्शन अलग है और एफएम का पोर्शन अलग है, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। मुझसे ये मिस्टेक हो गई, मैंने ये बोल दिया कि एफएम के इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। एफएम के क्वेश्चन है बाद में गिवन है, तो मैंने देखे नहीं। चलिए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है ये ट्रू फॉल्स करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।